everyone, welcome to our YouTube channel MC Group of School. Myself Kashifa Tanvi, Science Faculty of Jesus and Mary Inter College. Today we will learn about blood. आज हम पढ़ेंगे ब्लड या रक्त के बारे में। रक्त क्या है? रक्त हमारे शरीर का एक तरल गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है जो हमारी रक्त वाहिनियों में ब्लड वेसल्स में लगातार बहता रहता है। इसे हम संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इसे हम संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको आपस में जोड़े रखता है, कनेक्ट कर कर रखता है। इसीलिए इसे हम संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। अगर हम बात करें कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है वो कितना रक्त होना चाहिए, कितना ब्लड होना चाहिए, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है वो 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। और अगर हम ml में बात करते हैं तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है वो 5014 ml ब्लड होना चाहिए। लीटर में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। और अगर आपसे कोई ml में पूछता है, ml की बात होती है, तो 5014 ml ब्लड जो है वो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में होना चाहिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में होना चाहिए। ब्लड जो है, रक्त जो है वो लाल रंग का होता है। इसका रंग जो है वो लाल होता है। किसकी वजह से ये लाल होता है? तो ब्लड में जो है वो एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट होता है, उस आयरन की वजह से जो है वो रक्त का रंग लाल होता है। हमारे ब्लड जो है उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लिक्विड पार्ट, सेकेंड है सॉलिड पार्ट। तो हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं और हमारे ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है उसे हम कार्पसल्स बोलते हैं, कार्पसल्स या कणिकाएं। तो प्लाज्मा की मात्रा जो है वो हमारे ब्लड में 55% होती है और कार्पसल्स की मात्रा जो है वो हमारे ब्लड में 45% होती है। प्लाज्मा जो है वो हमारे रक्त का तरल पदार्थ, तरल भाग है या लिक्विड पार्ट है। इसमें जल पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है और सॉल्ट्स पाए जाते हैं। इसमें जल की मात्रा जो है वो 92% होती है और प्रोटीन जो है वो इसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 फाइब्रिनोजन, नंबर 2 एल्बुमिन, नंबर 3 ग्लोबुलिन। प्रोटीन की मात्रा जो है वो 6 से 7% है। 1% इसमें सॉल्ट्स पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉर्पसल्स की या कणिकाओं की। तो कणिकाओं की मात्रा जो है वो हमारे ब्लड में 45% या 45% है। तो इसमें 3 प्रकार की जो है वो कणिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की कणिकाएं जो हैं वो हमारे ब्लड में या रक्त में पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम जो है वो एरिथ्रोसाइट्स भी है। फिर इनका निर्माण कहाँ होता है? तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स या आरबीसीज का निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में एक टिश्यू पाया जाता है, एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है हेमेटोपोइटिक टिश्यू। तो इस हेमेटोपोइटिक टिश्यू के द्वारा जो है वो आरबीसीज का निर्माण होता है। इनकी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र जो होता है वो 120 दिन का होता है और ये 120 दिन के बाद जो है वो नष्ट हो जाती हैं। और कहाँ जाकर नष्ट होती हैं? ये प्लीहा में जाकर नष्ट होती हैं, स्प्लीन में जाकर नष्ट होती हैं। इसीलिए स्प्लीन को हम आरबीसीज का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आरबीसीज का कब्रिस्तान? क्योंकि ये प्लीहा या स्प्लीन में जाकर नष्ट होती हैं। तो क्या पढ़ा हमने आरबीसीज के बारे में?
कि इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम जो है वो एरिथ्रोसाइट्स है। इनका निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है और किसके द्वारा होता है, हिमेटोपोइटिक टिश्यू के द्वारा जो है वो इनका निर्माण होता है। इनकी लाइफ साइकिल, इनका जीवन चक्र जो है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं और 120 दिन के बाद ये नष्ट हो जाती हैं। कहाँ जाकर नष्ट होती हैं, ये प्लीहा या स्प्लीन में जाकर नष्ट होती हैं, इसीलिए प्लीहा को आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। इसे हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं आरबीसीज को, और WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इनका दूसरा नाम जो है वो ल्यूकोसाइट्स है। तो ल्यूकोसाइट्स या WBC को हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 है ग्रैन्युलोसाइट्स, नंबर 2 है एग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स ये जो होती हैं ये दानेदार होती हैं, और एग्रैन्युलोसाइट्स जो होती हैं ये दानेदार नहीं होती हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है न्यूट्रोफिल्स, जिनकी मात्रा जो है वो 62% होती है। सेकंड है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो है वो 2 to 3% होती हैं, 2 से 3% होती हैं। और बेसोफिल्स जो हैं वो 0.5 to 1% होती हैं। तो ये 3 जो हैं वो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। सबसे अधिक मात्रा में जो है वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं। WBC जो है वो 5 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। फिर हम, ये तो हमारे हो गए ग्रैन्युलोसाइट्स। फिर हम बात करते हैं एग्रैन्युलोसाइट्स की। तो एग्रैन्युलोसाइट्स जो होती हैं वो 25% या 25% होती हैं। तो एग्रैन्युलोसाइट्स में जो है वो 2 प्रकार की कॉर्पसल्स हैं। फर्स्ट है मोनोसाइट्स, सेकंड है लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स की मात्रा जो है वो 6 से 8% है या 6 to 8% है। और लिम्फोसाइट्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं पी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर WBC जो है वो हमने आपको 5 प्रकार की बताई हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उसमें फिल लगा हुआ है तीनों में, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं उसमें फिल ना लग करके साइट्स लगा हुआ है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है वो यहाँ पर 2 प्रकार की हैं, पी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। फिर हम बात करते हैं WBC या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के कार्य क्या हैं, क्या क्या कार्य हैं इनका। तो ये हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बनाए रखती हैं। ये हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं उनसे लड़ने में मदद करती हैं। ये हमारे शरीर के रोगाणुओं से लड़ती हैं, इसीलिए इन्हें हम सोल्जर्स बोलते हैं, सोल्जर्स या सैनिक। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में कोई भी बीमारी हो जाती है तो उस रोग से जो है वो ये लड़ती हैं। फिर इनको हम फैगोसाइट्स भी बोलते हैं। फैगोसाइट्स क्यों बोलते हैं हम यहाँ पर, फैगोसाइट्स का क्या मतलब है, फैगोसाइट्स का मतलब है यहाँ पर ऐसी कोशिकाएं या ऐसी सेल जो किसी दूसरी कोशिका को क्या है जो खा जाती हैं, उन्हें हम फैगोसाइट्स बोलते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो दूसरी कोशिकाओं को खा जाती हैं उन्हें हम फैगोसाइट्स बोलते हैं। तो WBC जो है वो दूसरी कोशिकाओं को खा जाती हैं, इसीलिए हम इन्हें फैगोसाइट्स भी बोलते हैं। फिर हम इनको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। स्कैवेंजर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर स्कैवेंजर जो है वो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो सड़े गले या मृत पदार्थ को खाती हैं। तो WBC जो है वो अगर हमारी बॉडी में कोई सेल जो है वो मर जाती है, डेड हो जाती है, तो उस मरे हुए सेल को जो है वो WBC खा जाती हैं, इसीलिए इन्हें हम स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के क्या क्या कार्य हैं। तो रक्त के बहुत सारे कार्य हैं। सबसे पहला कार्य क्या है रक्त का, कि ये पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। रक्त का पहला कार्य है कि हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को रक्त जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, क्योंकि रक्त जो है वो हमारे पूरे शरीर में बहता है। सेकंड है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। इसका दूसरा कार्य है ऊतकों को ऑक्सीजन
ऑक्सीजन पहुंचाना, ये हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाता है। थर्ड है शरीर का ताप नियंत्रित रखना, ये हमारे शरीर के ताप को, टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल रखता है, ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। फोर्थ है शरीर का पीएच नियंत्रित रखना, ये हमारे शरीर के पीएच को भी नियंत्रित रखता है। फिर फिफ्थ है शरीर के अंगों में जल का वितरण रक्त द्वारा ही होता है। हमारे शरीर के में बहुत सारे अंग होते हैं, तो हमारे शरीर के हर अंग में जो जल का वितरण है वो रक्त द्वारा ही होता है। रक्त द्वारा अंगों में हमारे जो है वो जल का वितरण होता है।